So today we shall discuss about LC oscillator. Actually, it is not a device, but the component of the devices. LC oscillator का यूज हम उन डिवाइसेस में करते हैं जिनका यूज हम किसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग के लिए करते हैं। जैसे आपके रेडियो में ट्यूनर लगा होता है, टीवी में आपके ट्यूनर्स लगे होते हैं, चैनल्स। वहाँ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अगर रिसीव करना है, इसको ऐसे समझिए जैसे दूरदर्शन में अगर 250 हर्ट्ज पे कोई कार्यक्रम प्रोग्राम जो है उसको ब्रॉडकास्ट करना है, तो 250 हर्ट्ज पे जब हमें अपना टीवी का एंटीना ट्यून करना है उस प्रोग्राम को देखने के लिए, तो वहां हम एलसी ऑसिलेटर का यूज करेंगे। ये एलसी ऑसिलेटर क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा ताकि रेजोनेंस हो सके ब्रॉडकास्ट जो प्रोग्राम है और रिसीव प्रोग्राम है उनके बीच। तो एलसी ऑसिलेटर एक डिवाइस है, कंपोनेंट ऑफ द डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो एलसी ऑसिलेटर क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिवाइस devices which are used to generate desired frequency. Theory या प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसको देख लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर magnetic energy of oscillator of inductor oscillate with frequency nu is equal to 1 by 2 pi under root LC. If there is a capacitor and inductor and both are arranged in series, after charging the capacitor, what we see that the electrical energy of capacitor, that is you have already proved it is equal to 1 by q square upon c, 1 by 2 q square upon c। इसको हमने पहले भी प्रूव करके देखा हुआ था। तो that energy will slowly convert into the magnetic energy of that inductor। तो magnetic energy जो इंडक्टर में स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, 1/2 LC स्क्वायर 1/2 LI स्क्वायर। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आप देखोगे कि वंस कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, तो क्या होगा कि थोड़ी ही देर बाद कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी 1/2 LI स्क्वायर इंडक्टर की, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और वो एनर्जी जो रिड्यूस हो रही है वो इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हमें दिखाई देगी। इसको हम लोग समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हो गया, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर की है वो मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर के बीच ये एनर्जी ऑसिलेट होती रहती है। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी
Construction is very simple. You see here it consists an inductor and a capacitor arranged in a series order. यहाँ एक छोटा सा की हम यहाँ यूज करेंगे. This is a key K2 and here another key. This is K1. When K1 is closed, and K2 open, तो क्या होगा? जब K1 को हम क्लोज कर देंगे हैं, K1 is closed, तो धीरे धीरे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा. This is the maximum charging. इसके बाद ये चार्ज नहीं होगा, तो it has already been charged to the maximum. After charging, आप क्या करोगे? जब एक बार ये पूरी तरह से चार्ज हो गया तो इसको हटा दो, यानी सेल हटा दो. आफ्टर चार्जिंग ओपन K1 एंड क्लोज K2. अब इसको हमने हटा दिया. सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? इस बैटरी को हटा दिया बिकॉज़ इट हैज चार्ज कंप्लीटली एंड क्लोज्ड K2. तो उसके बाद क्या होगा? आप देखोगे कि द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. Current start flowing. The current will start flowing to the inductor. Since the current is increasing, so it will start producing magnetic field around inductor. तो जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू होगा, the inductor will start charging. या inductor will start producing a magnetic field. तो ये magnetic field धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा as the current will start rising. आप कहोगे कि आपने तो बताया था कि लेंज लॉ के हिसाब से जैसे ही ये चार्ज होना शुरू होगा या जैसे ही magnetic field यहाँ इंक्रीज होना शुरू होगा, यहाँ क्या होगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो इसके चार्जिंग को डिले करेगा. बिल्कुल होगा ऐसा. यानी यहाँ जब ये करंट ग्रो करना शुरू होगा तो इट विल नॉट गेटिंग मैक्सिमम. तुरंत ये मैक्सिमम नहीं गेन करेगा. क्यों? क्योंकि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ जनरेट होगा अपोजिट टू द अप्लाइड करंट लेंज लॉ के हिसाब से. तो इसकी चार्जिंग जो होगी वो थोड़ी डिले होगी. जहाँ 2 मिनट में इसको पूरी तरह से चार्ज हो जाना था अपने इंडक्टर को, 2 मिनट में ना होके 3 मिनट लेगा. 1 मिनट एक्स्ट्रा जो लगा दैट इज ओवरकमिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसको ओवरकम करने में ये डिले होगा. तो नाउ स्लोली यू विल फाइंड कि स्लोली एंड स्लोली ये आपका कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा एंड द इंडक्टर विल चार्ज. तो slowly and slowly you will find that the total energy Q square upon C. Like this is the total energy. This is the total charge Q naught. So this total energy start converting here. In this step you can see the total energy, magnetic energy. Mu B is represented for magnetic energy. It is 0 in this step 1. And here mu E is maximum when the charging is complete. At that time the total energy of this system is in the form of electrical energy. So after some time what happens? It is start charging. अब मान लो यहाँ करंट नहीं फ्लो रहा था तो start charging. तो the current start flowing through the plates and the inductor start charging. तो here at this stage some of the energy आप देखोगे कि कुछ एनर्जी जो है that remains in the form of, अब मान लो कितना चार्ज रहेगा? केवल Q रहेगा. तो Q square upon C and some energy remains in the form of
इंटरमीडिएट वैल्यू आई। आप इसके बाद आप देखोगे ये फर्स्ट इमेज होगी आपकी, सेकंड होगी, एंड दिस इज द थर्ड इमेज। आफ्टर सम टाइम you will find that after some time you will find that the capacitor is discharged completely। अब यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यानी यहाँ पे UE की वैल्यू becomes 0 and this UV becomes maximum and the maximum value of the current is I। अच्छा, यहाँ पे करंट अब फ्लो करना बंद करेगा once the capacitor is completely discharged and it start getting the maximum value। तो यहाँ यहाँ करंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर दी है और यहाँ पे आपको यूवी की वैल्यू क्या होगी 0। अगर ग्राफिकल तरीके से देखें तो यहाँ पे अगर एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यूई मैक्सिमम और यूवी क्या मिल रहा है, या इसे ऐसे करो म्यू ई जो है वो क्या होगा, म्यू ई है यहाँ पे मैक्सिमम और म्यू बी जो है वो कितना है 0 है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर दिस, तो यहाँ जो ग्राफ होगा यहाँ पे आप देखोगे कि म्यू बी और म्यू ई दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं और यहाँ पे अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें क्या पता चलता है कि म्यू ई अब क्या हो गया है 0 और टोटल एनर्जी जो है दैट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी म्यू बी। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड व्हाट हैपेंस, अब क्या ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि यू नो दैट Lenz's law, according to Lenz's law, what will happen since it has attained the maximum value? So now the current will start flowing again। जब ये पूरा maximum value gain कर लेगा तो अब जो induced EMF that induced EMF will oppose the maximum value of the current। तो अगर करंट इधर फ्लो होना शुरू हुआ था तो जो induced EMF प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, इसको जो मैक्सिमम वैल्यू इसने गेन की है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू गेन की है उसको कम करने की कोशिश करेगा और क्या करेगा कि एक और करंट ये भागना शुरू कर देगा। अब यहाँ कोई फॉरवर्ड करंट तो फ्लो नहीं हो रही है इसी वजह से, तो अब इस मैक्सिमम की वजह से एक और करंट प्रोड्यूस होगा जो इस मैक्सिमम को घटाने की कोशिश करेगा, यानी वो करंट अब इधर से बहना शुरू होगा उल्टे दिशा में और वो चार्ज करना शुरू करेगा इसको, कैपेसिटर को, और इस मैक्सिमम को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 में आपका होगा वर्किंग, ये पूरा 3 स्टेप। स्टेप 1 में क्या हुआ, द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू टोटल मैग्नेटिक एनर्जी। इन स्टेप 2 उसमें भी आपको 3 फिगर्स शो करने होंगे। स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे स्टेप 1 का, ये स्टेटमेंट केवल इतना ही आपको लिखना है। स्टेप 1 का स्टेटमेंट क्या लिखना है, the electrical energy converted into magnetic energy। electrical energy 1 upon q square upon c get converted into magnetic energy। That is 1 upon 2 Li square for maximum, Li naught square ले लेते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी में। आफ्टर हाफ साइकिल स्टेप 2 में देखते हैं, ये फिर मैं बताता हूँ।
पहले ऐसे बह रही थी, अब ऐसे बहना शुरू हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, एंड ये वाला जो सिरा होगा दैट विल स्टार्ट चार्जिंग। पहले ये वाला सिरा जो है पॉजिटिव था एंड अब जो है ये नेगेटिव चार्ज होगा, और जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे स्टेप 2 में, अच्छा हमने पहले पूरा कर लिया है, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ आप देखो अब क्या होगा, फिर यूवीबी कुछ ना कुछ मिल गया और यूवीबी कुछ ना कुछ मिल गया, आपको यूवीबी यहाँ कुछ है और यूवीबी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। थोड़ी देर बाद देखोगे कि फिर पूरी तरह से चार्ज हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यही चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है कि पहले हाफ साइकिल में अगर ये वाला प्लेट पॉजिटिव है तो दूसरे हाफ साइकिल में ये वाला प्लेट पूरी तरह नेगेटिव होगा। यहाँ पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब दोबारा कोलैप्स हो जाएगा एंड टोटल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ फिर से आपको 1/2q² c मिल जाएगा और यहाँ u b आपको फिर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ टोटल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, मैग्नेटिक एनर्जी। नाउ अगेन द साइकिल विल स्टार्ट। अब क्या होगा, अगेन द करंट विल स्टार्ट ग्रोइंग। यहाँ से फिर ये करंट जो है दोबारा ग्रो करना शुरू करेगी। आफ्टर सम टाइम द टोटल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। अगेन फिर क्या होगा भाई, ड्यू टू इंडक्शन एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी अपोजिट। तो दोबारा फिर करंट इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा इधर से, एंड दिस होल प्रोसेस कीप ऑन रिपीटिंग as if the energy यहाँ क्या ऑसिलेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ एक ऑसिलेशन आपको मिलेगा, इसका ऑसिलेशन मिल रहा है, ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी, एंड these energies are oscillating among capacitor and inductor, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। इनके बीच किसका ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, पहले ही हमने बात की थी, दैट इज इक्वल टू 1/2π/LC। यानी L और C की वैल्यू हम चेंज करके जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इट इज ऑसिलेटिंग, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हां स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, यहां बस एक स्टेटमेंट हमें बनाना है कि स्टेप 2 में व्हेन the inductor get fully charged, due to induced EMF। अब देखिए induced EMF क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, due to the completely charged inductor। तो ये induced EMF कोशिश करेगा कि इसका completely जो चार्ज था या जो ये फुली जो फुली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हो गया उसको कोलैप्स करे। तो अगर करंट पहले इधर बह रही थी जिसकी वजह से ये बढ़ रहा था, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी जिससे कि इसका कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो when the inductor gets fully charged due to induced EMF, a current start flowing in opposite direction which charges plates again, plates of capacitor again, but in opposite manner with respect to step 1। कहने का मतलब ये है कि स्टेप 1 में ये वाला प्लेट जो था पॉजिटिव चार्ज था, तो इस वाले प्रोसेस में स्टेप 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव होगा, स्टेप 1 में ये नेगेटिव था तो अब
यही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इन LC ऑसिलेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर oscillate with frequency this much. तो what is oscillating in LC oscillator? ये क्वेश्चन 1 नंबर में CSC में आ चुका है कई बार, आ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए what is oscillating in the LC oscillator? The electrical energy and magnetic energy. What is oscillating? The electrical energy and magnetic energy. With which frequency? 1/2 by under root LC. So this was the component of a device. कौन सा डिवाइस का ये कंपोनेंट होगा? ऐसे डिवाइसेस का जो ट्यूनिंग की पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, यानी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट कराने के लिए। जैसे यहाँ पे दिस कंपोनेंट, दिस LC ऑसिलेटर कंपोनेंट इज यूज्ड इन द ट्यूनर्स, किसी भी ट्यूनर में, मोबाइल ट्यूनर में यूज होगा जिससे ताकि आप किसी फ्रीक्वेंसी को सुन सकें। टीवी ट्यूनर्स में यूज होगा, रेडियो ट्यूनर्स में यूज होगा। तो दिस इज जनरली यूज्ड इन रेजोनेट, it is used as a resonant component। वो कहाँ यूज होगा? टीवी ट्यूनर्स में यूज होगा, रेडियो ट्यूनर्स में यूज होगा, मोबाइल ट्यूनर्स में यूज होगा, जहाँ भी आपको किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज को रिसीव करना है या ट्रांसमिट करना है। तो ओके, ये चीज खत्म हो गई। अगर ये ग्राफ अगर हम देखना चाहें LC ऑसिलेटर का ग्राफ, इट्स अ वेरी सिंपल वन। This is frequency and this is amplitude। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट y से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। यहाँ आपको बस ये ध्यान देना है कि एम्पलीट्यूड किसी का कम ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है, कम्युनिकेशन अगर आपके चैप्टर में होता तो मैं उसमें डिस्कशन करता। जनरली क्या होता है कि इसको किसी न किसी रेजिस्टेंस से गुजर रही है, एयर का रेजिस्टेंस है, जमीन पे कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी इसकी बाकी जगहों से, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, समय के साथ घटता रहेगा। तो एक्चुअल जो कंडीशन होगा वो कुछ इस तरह का होता है। थोड़ी समय के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा और घटेगा और घटेगा और घटेगा और थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा इसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो धीरे धीरे ये देख रहा हूं आप एम्पलीट्यूड इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। समय के साथ इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, और उसके बाद खत्म हो जा रहा है। ये एक्चुअल केस के लिए है और ये आइडियल केस है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। थैंक यू। तो यहाँ तक हमने ऐसे डिवाइसेस की सारी खत्म कर ली। ये एसी का लास्ट टॉपिक था, अब कुछ बचा ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे न्यूमेरिकल इसे कैसे सॉल्व होंगे। जनरली वी शैल स्टिक टू द एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करेंगे। तो उस पर ही हम अपने आप को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।